हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशंस देने वाले हैं, चाहे आपका सेशन कोई भी हो, आपका यूनिवर्सिटी कोई भी हो, मायने नहीं रखता, क्योंकि अब हर यूनिवर्सिटी बिहार के अंतर्गत आने वाली वो हर यूनिवर्सिटी जिसका सिलेबस सेम कर दिया गया है। तो बात करेंगे हम लोग, देखिए यहां पर बीए फर्स्ट सेमेस्टर में जिस स्टूडेंट का मेजर पेपर या फिर माइनर पेपर में हिस्ट्री है, तो आप लोगों के लिए आज की क्लास बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की क्लास में हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 कंप्लीट करेंगे। पहले क्लास में मैंने आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट फर्स्ट कंप्लीट करवा दिया था, जहां पर मैंने आपको 4 शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस बताया था, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आपने अगर क्लास नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। बात करेंगे हम लोग आज के इस क्लास में, तो आज के इस मॉडल प्रैक्टिस सेट में 2 ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके लिए शॉर्ट टाइप में भी इंपॉर्टेंट है और यहां से प्रश्न लॉन्ग टाइप में भी पूछे जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आज की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है और आज की क्लास को हम लोग बहुत ही शानदार जानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। ऐसा लगेगा ही नहीं आपको कि मैं आज हिस्ट्री पढ़ रहा हूं, आपको पूरे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के साथ जो है आपको सारी चीजें क्लियर करके बताने वाला हूं। तो क्लास में अगर आए हैं तो पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा। क्लासेस अगर आपको हेल्पफुल लगे तो अंत में एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लासेस कैसी लगी। आइए बात करते हैं। देखिए आज के इस क्लास में हम लोग कौन कौन से क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चंस कवर करेंगे भारत के भौगोलिक विस्तार के बारे में हम लोग जानेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, देखिए क्वेश्चंस होगा आपका, क्वेश्चन है आपका कि भारत के प्राचीन संस्कृति पर क्या करें, तो संक्षिप्त टिप्पणी करें। तो ये 2 क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। पेपर में आपको आंसर कैसे लिखना है हम इन टॉपिक पर भी डिस्कस करेंगे, तो पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि भारत के भौगोलिक विस्तार पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। इसी क्वेश्चंस को आपसे पेपर में एक और तरीके से पूछ लिया जा सकता है कि प्राचीन भारत के भौगोलिक स्थिति का क्या करें, तो संक्षिप्त वर्णन करें। या फिर कहा जा सकता है कि भारत के भौगोलिक विस्तार की क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में डिटेल से बताइए, या फिर शॉर्ट नोट्स बनाइए। दोनों तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में आंसर कैसे लिखना है और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में आपको आंसर कैसे लिखना है, इन दोनों चीजों पर हम लोग बात करेंगे। आंसर लिखना बताएंगे और पूरी अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे, ताकि आपको रटने की आवश्यकता ना हो। तो बात करी जा रही है सबसे पहले भारत की। तो हम लोग क्या करते हैं, भारत के बारे में जान लेते हैं। तो हम लोग कहां से जानेंगे भाई, शुरुआत करेंगे भारत के नामकरण से, क्योंकि विशेषता जो है हमें यह जानना जरूरी है कि आखिर भारत का नाम जो है भारत कैसे पड़ा। भारत के साथ साथ भारत के और भी कई सारे नाम हैं, जैसे कि आर्यवर्त, जैसे कि इंडिया, जैसे कि जम्बूद्वीप, फिर बात करें तो भारतवर्ष, हिंदुस्तान, ये सभी के सभी नाम। इसमें एक और नाम आप ऐड कर लीजिएगा, भारत को रीवा भी कहा जाता है। और देखिए इसको एक शॉर्ट ट्रिक से याद रखेंगे, जैसे कि हम बिहार से बिलोंग करते हैं और बिहार की अगर बात करें तो यहां पर भारत के आपको सारे नाम मिल जाएंगे। बी फॉर भारत, बी फॉर क्या मिल जाएगा, भारत मिल जाएगा। आई फॉर इंडिया, इसके बाद एच फॉर हिंदुस्तान, ए फॉर आर्यवर्त और आर फॉर रीवा। कुछ और नाम जो कि एक्स्ट्रा है, जो कि यहां से नहीं बन पाते, लेकिन ये 5 नाम तो आप सरलता के साथ याद कर सकते हो और उम्मीद है कि आपको ये चीजें पहले से पता होगी। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग बारी बारी से इन सभी नामों पर कि इसका नामकरण जो है यह भारत क्यों पड़ा, आर्यवर्त क्यों पड़ा, इंडिया क्यों पड़ा। इस तरीके से जो है अनेकों नाम का क्या अर्थ है, इन अनेकों नाम के पड़ने का क्या कारण है, इन सभी कारणों को जानेंगे। तो हम सबसे पहले जानेंगे भारत के बारे में। देखिए भारत नामकरण जो है भारत का क्यों हुआ, तो इसके लिए एक कहा जाता है कि भरत नाम के राजा हुआ करते थे। ठीक है, भरत नाम के राजा हुआ करते थे, जिसके नाम पर हमारे इस देश का नाम भारत रखा गया है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद की बात करें तो यह एक वेद है। वेद 4 प्रकार के होते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको कल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ बताया था। अगर आपने क्लासेस नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बात कर लिया जाए यहां पर दूसरा पॉइंट्स क्या है, तो दूसरा नाम है भारत का आर्यवर्त। आर्यवर्त के बारे में समझेंगे तो ऐसा माना जाता है कि भारत नगरी जो है भाई साहब, भारत देश जो है यह आर्यों के द्वारा बसाया गया देश है, इसलिए इस देश को आर्यवर्त या फिर आर्यों का देश कहा जाता है। वहीं पर बात करें इंडिया के बारे में, तो इंडिया, देखिए इंडिया के बारे में अगर बात करें तो यह नामकरण यूनानियों के द्वारा किया गया है। और यूनानियों के संबंध में कहा जाता है कि यूनानी जो है सिंधु नदी को क्या कहते थे, तो सिंधु नदी को यह इंडस वैली के नाम से जानते थे। किसके नाम से जानते थे, इंडस वैली के नाम से जानते थे, और इसी के आधार पर भारत का नाम इंडिया रखा गया।
वहीं पर बात करेंगे जम्बू द्वीप की, तो जम्बू द्वीप के बारे में समझिएगा। जम्बू द्वीप नामकरण जो है भारत का क्यों हुआ, तो यह जो है इसका वर्णन कहां मिलता है, तो अशोक के अभिलेख में। अब देखिए पिछली क्लास में मैंने आपको अशोक के अभिलेख के बारे में काफी डिटेल से बताया था। अशोक के अभिलेख के बारे में ही नहीं, मैंने आपको कई सारे अभिलेख के बारे में, जैसे हाथी गुफा अभिलेख हो गया, अशोक का अभिलेख हो गया, इस तरीके से 7-8 अभिलेखों के बारे में बताया था। आप पिछली क्लास को जरूर अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आज की जो ये क्लासेस है आपको अच्छे से समझ में आ सके। इसी अशोक के अभिलेख में जो है भाई साहब जम्बू द्वीप के बारे में चर्चा की गई है, और तब से जो है भारत को क्या कहा जाता है, जम्बू द्वीप भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस समय जो है जम्बू नाम का एक वृक्ष हुआ करता था जिसकी उपलब्धता भारत के इस सरजमी पर काफी ज्यादा थी, और जिसके कारण इसे जम्बू द्वीप भी कहा जाता है। वहीं पर बात करें भारतवर्ष की, तो भारतवर्ष नामकरण जो है मूल रूप से अगर मैं बात करूं तो मूल रूप से भारतवर्ष का चर्चा जो है यह पाणिनि की एक रचना है जिसका नाम है अष्टाध्यायी, ठीक है। और इसी अष्टाध्यायी में भाई साहब भारतवर्ष का मूल रूप से चर्चा किया गया है। वैसे भारतवर्ष के बारे में जो है कई सारे और भी तर्क हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। बात करें हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान नामकरण जो है यह कैसे होता है, तो हिंदुस्तान नामकरण भारत का किसके द्वारा, तो आप कहोगे सर ईरानियों के द्वारा भारत का नामकरण जो है हिंदुस्तान रखा गया। किसके द्वारा, ईरानी शासक जिसका नाम क्या था, तो ईरानी शासक थे जिसका नाम था शापूर प्रथम, और शापूर प्रथम के एक लेख में जो है भारत का नाम हिंदुस्तान का चर्चा किया गया है। देखिए यहां पर डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आपको बता दिया है, जैसे कि आपको एग्जाम में पॉइंट बनाकर लिखना है। अगर आपसे पूछा जाता है तो आप कहोगे कि भरत राजा के नामकरण के आधार पर ही भरत राजा के नाम के आधार पर ही भारत का नामकरण किया गया है, जिसका उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। वहीं पर अशोक के अभिलेख के आधार पर भारत को क्या कहा जाता है, जम्बू द्वीप कहा गया है। और यह जम्बू किसके कारण कहा गया है, तो जम्बू वृक्ष की अधिक उपलब्धता के कारण भारत को जम्बू द्वीप भी कहा जाता है। आगे बात करेंगे तो देखिए खारवेल के शासक जिसका एक अभिलेख है, जिसका अभिलेख का नाम है हाथी गुफा अभिलेख, और इस अभिलेख में भारतवर्ष का सबसे पहली बार चर्चा मिलता है। और देखिए जिसका अर्थ क्या होता है, तो भारतवर्ष की अगर मैं बात करूं तो जिसका अर्थ होता है भरतों का देश। भरतों के देश के नामकरण के आधार पर ही क्या किया गया है, तो इसे भारतवर्ष कहा गया है। फिर बात करेंगे हिंदुस्तान के संबंध में, तो हिंदुस्तान के संबंध में तर्क यह है कि हिंदुस्तान नाम सर्वप्रथम जो है ईरानी शासक जिसका नाम क्या था, शापूर प्रथम। मैंने अभी आपको बताया है कि शापूर प्रथम का एक अभिलेख है जिसका नाम क्या है, तो जिसका नाम है नक्श ए रुस्तम, और इसी नक्श ए रुस्तम लेख में क्या मिलता है, तो भारत का नाम हिंदुस्तान मिलता है सबसे पहली बार जहां पर चर्चा किया गया है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से एक और प्रश्न बनाए जा सकते हैं। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि नक्श ए रुस्तम किसकी लेख है, तो आप कहोगे सर शापूर प्रथम की लेख है, जो कि एक ईरानी शासक था, ठीक है। इस तरीके के प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बनाए जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बात करेंगे, देखिए भारतवर्ष के संबंध में ही अगर मैं बात करूं तो भारत का एक प्रदेश के रूप में जो है सबसे पहली बार चर्चा कहां किया गया है, तो सबसे पहली बार चर्चा और सुनिश्चित रूप से जो है यह पाणिनि के एक अभिलेख जिसका नाम है अष्टाध्यायी, और इसी अष्टाध्यायी में भारत को एक प्रदेश के रूप में वर्णित किया गया है। आगे बात करेंगे सिंधु नदी के आधार पर जो है सिंधु नदी को इंडस वैली कहा गया, किसके द्वारा, यूनानियों के द्वारा, और यूनानियों ने भारत को तब से इंडिया कहना शुरू कर दिया, जिसका वर्णन कहां मिलता है, तो मेगास्थनीज जो कि एक यूनानी दार्शनिक थे, और इसी दार्शनिक के अभिलेखों में मिलता है। फिर बात करेंगे सातवां तर्क क्या है भारत के नामकरण के संबंध में, तो वह है भाई साहब आर्यवर्त भारत का नामकरण क्यों हुआ। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि आर्य यहाँ के मूल निवासी हुआ करते थे, जिसके द्वारा माना जाता है कि आर्यों ने क्या किया था, तो इस देश को बसाया था, और इसीलिए इसे आर्यवर्त कहा जाता है या फिर आर्यों का देश कहा जाता है। तो ये कुल तर्क जो थे भाई साहब किसके संबंध में था, तो यह भारत के नामकरण के संबंध में था। अब हम लोग भारत की भौगोलिक स्थितियों को देखेंगे। देखिए भारत के भौगोलिक स्थितियों के बारे में अगर बात करूं तो देखिए भारत जो था, प्राचीन भारत की अगर मैं बात करूं तो प्राचीन भारत में देखिए ये सारे क्षेत्र आ जाते हैं। अभी तो भारत इतना ही है, देखिए इस फिगर को जरा ध्यान से देखिएगा। अभी तो भारत जो है, भारत का क्षेत्र सिर्फ इतना है, लेकिन प्राचीन समय में भारत जो था भाई साहब, प्राचीन समय में ये जो क्षेत्र आप देख पा रहे हो, पाकिस्तान वाला क्षेत्र, यहां आपको बांग्लादेश वाला क्षेत्र दिखेगा, ये सारे के सारे क्षेत्र जो है कहां आते थे, तो भारत में आते थे। लेकिन आजादी के बाद जो है ये सब विभाजित हो गया। ये पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र जो है यह क्या हो गया, तो भाई साहब ये विभाजित हो गया, और यहां पर ये बांग्लादेश भी क्या हो गया, भारत से अलग हो गया।
इस तरीके से ये भूटान जो देख रहे हैं आप, ये भूटान भी क्या हो गया, तो भारत से अलग हो गया। तो इस तरीके से जो है भारत का विभाजन होता चला गया और भारत जो है अभी वर्तमान में आपको कुछ इस आकार में देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि भारत का यहां पर देखिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट नोट्स करिएगा। भारत का अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर से दक्षिण, देखिए ये वाला जो आप लाइन देख रहे हो भाई, ये वाला ऊपर से नीचे की तरफ जो आ रही है, ये लाइन आपका जो है उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर है। और अगर पूछ लिया जाए आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कि भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, तो आप कहोगे सर 3214 किलोमीटर जो है, 3214 किलोमीटर भारत का उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर विस्तार है। वहीं पर बात किया जाए पूरब से पश्चिम की दिशा में भारत का विस्तार क्या है, तो पूरब से पश्चिम की ओर जो है भारत का विस्तार 2933 किलोमीटर है। ये दो पॉइंट्स को आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। उत्तर से दक्षिण कितना, तो 3214 किलोमीटर। वहीं पर बात करें तो पूरब से पश्चिम की दिशा में कितना, 2933 किलोमीटर। ये आपका क्या है, तो भारत का विस्तार है। आगे बात करेंगे यहां पर देखिएगा, तो आगे अगर आपसे यहां पर पूछ लिया जाए भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे, यहां पर आपका जो है एक हो जाता है पाकिस्तान, इसके बाद बात कर ले तो यहां पर आपका नेपाल हो जाता है, फिर यहां देखिए चीन है, इसके बाद ये अफगानिस्तान भी आपको यहां पर सटा हुआ दिखता है, तो अफगानिस्तान भी हो जाता है। फिर बात करें यहां पर आपको नीचे में श्रीलंका दिख रहा होगा, इसके बाद बांग्लादेश दिख रहा होगा। तो ये सारे के सारे जो है क्या है, भारत के पड़ोसी देश के रूप में जाने जाते हैं। यहां पर आपको भूटान दिख रहा होगा, ये भूटान भी क्या है, तो भारत का पड़ोसी देश माना जाता है। म्यांमार आपको यहां पर दिख रहा है, म्यांमार भी भारत का क्या है, पड़ोसी देश है। तो ये सभी के सभी भारत के पड़ोसी देश हैं। अब आइए इसके बारे में कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स को जानते हैं। यहां पर देखिए भारत जो है, भारत का क्या कहते हैं, उत्तरी अक्षांश, इसके बाद दक्षिणी अक्षांश क्या है, तो ये सारी चीजों को हम लोग यहां पर डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अगर बात करेंगे भारत की भौगोलिक दृष्टिकोण की, तो भारत की भौगोलिक दृष्टिकोण से जो है भारत का मुख्य भूभाग जो है 8 डिग्री 4 इंच से लेकर 37 डिग्री 6 इंच उत्तर अक्षांश के बीच, और वहीं पर बात करें तो 68 डिग्री 7 इंच पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 इंच पूर्वी देशांतर के मध्य फैला हुआ है। ये भारत का क्या है, तो अक्षांशीय विस्तार है और देशांतरीय विस्तार है। वहीं पर भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं तो भारत का जो है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो आप कहोगे सर 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। वहीं पर अगर बात करें तो कर्क रेखा जो है भारत को 2 समान भागों में बांट देती है। 2004 के पूर्व जो है इसका सबसे उत्तरी छोर, सबसे दक्षिणी छोर जो है, देखिए यहां पर मैं फिगर में आपको बताना चाहूंगा। देखिए सबसे दक्षिणी छोर की अगर मैं बात करूं, यहां पर सबसे दक्षिणी छोर, तो यह क्या कहा जाता था, सबसे दक्षिणी छोर भाई साहब इसका इंदिरा पॉइंट कहा जाता था। क्या कहा जाता था, सबसे इसका दक्षिणी छोर जो है यह इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता था। वहीं पर 2004 की सुनामी लहरों से जलमग्न हो गया यह क्षेत्र, और देश का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जो है लगभग 30 डिग्री ही रह गया। देशांतरीय विस्तार का प्रभाव भी भारत के समय पर पड़ता है। अब समय पर क्या पड़ता है, ध्यान दीजिएगा, समय पर कुछ इस प्रकार से पड़ता है कि समय की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो 1 डिग्री की दूरी पर 4 मिनट का अंतर आ जाता है। वहीं पर 15 डिग्री की दूरी पर तो कुल मिलाकर 15 चौका कितना मिनट हो गया भाई साहब, 60 मिनट। यानी कि जहां पर 15 डिग्री का अंतर दिखेगा, सीधा सीधा 1 घंटे का अंतर आपको देखने को मिल जाता है। भारत के पूर्वी पश्चिमी विस्तार की अगर मैं बात करूं तो ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि पूरब से पश्चिम जो है भारत में कितना, तो भारत का जो विस्तार है पूरब से पश्चिम की दिशा में यहां पर देखिए तो 2933 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण की अगर बात करें तो 3214 किलोमीटर, जो कि ये क्या है, तो भारत का विस्तार है। आगे बात करेंगे यहां पर देखिए तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है, जो कि किसके नाम से जानी जाती है, तो यह कन्याकुमारी के निकट जो है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर के संगम पर है। यहां पर देखिएगा ये सारे भाग जो है यहां पर, यहां से जो आपको ये सारे भाग दिख रहे हैं, ये वाला भाग, ये देखिए यहां पर ये भारत का जो है यह क्या है, तो जलीय विस्तार है, या फिर कहे तो यह भारत का जलीय, या फिर कहा जाए तो भारत का जलीय सीमा रेखा है। वहीं पर यहां पर देखिए तो ये सारे ऊपर वाले जो हिस्से आपको दिख रहे हैं यह स्थलीय सीमा रेखा है। तो इस तरीके से यहां पर आपको अरब सागर मिल जाता है, यहां पर हिंद महासागर मिल जाता है, और यहां पर बंगाल की खाड़ी मिल जाता है। तो इन सभी के संगमों पर भारत का दक्षिणतम बिंदु जो कि क्या है, कन्याकुमारी है। और यहीं पर उत्तरतम बिंदु की बात करें तो उत्तरतम बिंदु आपका क्या हो जाता है, इंदिरा पॉइंट हो जाता है। यह चीज को याद रखिएगा, उत्तरतम बिंदु क्या हो जाता है, इंदिरा पॉइंट हो जाता है। और दक्षिणतम बिंदु की अगर मैं बात करूं तो आप कहोगे सर कन्याकुमारी
कन्याकुमारी है, ठीक है, जो कि किससे घिरा हुआ है, जो कि किसका संगम है, तो आप कहोगे बंगाल की खाड़ी का, हिंद महासागर का और अरब सागर का संगम है। तो ये सारा जो विस्तार है ये किसका विस्तार है, तो आप कहोगे सर यह भारत का भौगोलिक विस्तार है। आगे भारत के 7 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, चीन है, भूटान है, म्यांमार है और बांग्लादेश है, जो कि भारत का एक पड़ोसी देश है। और ये सभी के सभी भारत से स्थलीय सीमा साझा करती है। क्या करती है, भारत की सभी ये पड़ोसी देश भारत से क्या करती है, तो स्थलीय सीमा साझा करती है। तो ये था भारत का भौगोलिक दृष्टिकोण, भारत का भौगोलिक विस्तार। अगर आपसे यहां पर शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पूछा जाता है तो ये फिगर आपको ड्रॉ नहीं करना है। यहां पर जो पॉइंट्स मैंने लिखा है, यहां पर देखिए ये पॉइंट्स जो मैंने लिखा है, यहां तक भारत की जो पड़ोसी देश वाला पॉइंट्स है, यहां तक आप शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में लिख सकते हो। लेकिन जब ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में पूछा जाए तो आप इस फिगर को भी ड्रॉ करोगे। इतने जटिल फिगर ना सही, लेकिन आप भारत का मैप जरूर बनाओगे। यहां पर भारत का मैप बनाने के बाद ये कुछ पॉइंट्स को जरूर दर्शाओगे कि उत्तर से दक्षिण की दिशा में और पूरब से पश्चिम की दिशा में इसका विस्तार क्या है, इसके पड़ोसी देश जो हैं ये कौन कौन से हैं, इसके बाद इसका कुल जो क्षेत्रफल है, ठीक है, इसका कुल क्षेत्रफल विस्तार कितना है, ये सारी चीजों को आपको फिगर में दर्शाना है। इसके बाद अगर लॉन्ग टाइप में पूछा जाता है तो भारत के नामकरण के बारे में भी आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में डिस्कस करके बताना है, जो कि कुछ इस प्रकार से 7 पॉइंट मैंने बताए हैं। अब आइए बात करते हैं, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गई होगी। दूसरे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो देखिए दूसरा क्वेश्चंस आपका क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन है भारत के प्राचीन संस्कृति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। जैसे कि संस्कृति की बात करें तो भारत का संस्कृति जो है यह समयानुसार बदलता गया। अब कैसे बदलता गया इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। अब यहां पर देखिए तो पूछा जा रहा है कि प्राचीन संस्कृति भारत की क्या रही है। इतना ही नहीं, यहां पर पूछा जा रहा है इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से कि प्राचीन भारत के परंपरा एवं संस्कृति मूल्यों पर टिप्पणी करें। ये दोनों क्वेश्चन सेम है, आंसर भी आपको सेम ही लिखना है। इसके बारे में आपको क्या करना है, सबसे पहले एक पॉइंट्स बनाना है। पॉइंट्स बनाकर क्या लिखोगे, तो भारत की प्राचीन संस्कृति। देखिए अगर मैं बात करता हूं भारत के प्राचीन संस्कृति के बारे में, तो भारत का जो प्राचीन संस्कृति है यह हमेशा से विविधतापूर्ण रहा है। ऐसा इसलिए कह सकते हैं हम लोग क्योंकि भारत पर कई सारे आक्रमण हुए, कई सारे शासक आए, ठीक है, और जितने भी शासक आए, कुछ मुस्लिम शासक थे, कुछ ईसाई शासक थे, तो विभिन्न प्रकार के जब शासक यहां पर शासन करने आए तो उन्होंने कुछ ना कुछ बदलाव जरूर किया और इन बदलावों के बीच में जो है हमारा भारतीय संस्कृति डेवलप हुआ है। तो इसलिए कहा जा सकता है भाई साहब कि भारत की जो संस्कृति है ये काफी विविधतापूर्ण संस्कृति है। बारी बारी से समझेंगे हम लोग इन सभी पॉइंट्स को। तो सबसे पहले भारत की प्राचीन संस्कृति में हम लोग धर्म को जानेंगे। देखिए भारत में हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ऐसे बहुत सारे धर्म जो है यहाँ के मूल रूप से निवासी रहे हैं, जो कि 500 से 400 ईसा पूर्व में भारत में विकसित हुआ था। ये भारतीय मूल के सभी धर्म और कर्म की सरल अवधारणाओं पर आधारित है। धर्म का क्या तात्पर्य है यहाँ पर, तो धर्म का तात्पर्य आपकी विचारधाराओं से है, वहीं पर कर्म का तात्पर्य आपके द्वारा किए गए कार्यों से है। यानी कि जिस धर्म के द्वारा यहाँ पर जो कार्य किया गया उसको हम लोग कर्म से तात्पर्यता देते हैं। और वहीं पर धर्म की अगर बात करें तो उनकी जो विचारधारा थी, उनका जो लोगों के बीच अपना जो है धर्मों का प्रचार प्रसार था, धर्मों का जो रूल रेगुलेशन था, इन सभी को हम लोग क्या कह सकते हैं, तो धर्मों की अवधारणा कह सकते हैं, धर्मों की विचारधारा कह सकते हैं। तो ये इसका तात्पर्य धर्म से है। भारत में मुस्लिम शासक भी आए, ठीक है। भारत में जैसे कि दिल्ली सल्तनत के उदय के बाद जो है भारत में क्या होता है, तो इस्लाम भी जो है अपना वर्चस्व कायम कर लेता है, समृद्धशाली क्या कहते हैं धर्म बन जाता है। अंग्रेजों के आगमन और भारत पर अनेक औपनिवेशीकरण के आधार पर क्या होता है, तो ईसाई धर्म का भी विकास होता है। इसी तरीके से जो है कई सारे धर्म जैसे कि सिख हो गए, पारसी हो गए, यहूदी हो गए, ये सभी के सभी धर्म जो है क्या होता चला गया, तो धीरे धीरे भारत में विकसित होती गई। और सभी धर्मों की संस्कृतियां जो है यह अलग अलग थी। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि भारत की जो संस्कृति इन सभी संस्कृतियों से मिला जुला कर बना हुआ है। इसीलिए इसे हम लोग एक जटिल संस्कृति कह सकते हैं, विविधतापूर्ण संस्कृति कह सकते हैं। वहीं पर बात करें दर्शन के संबंध में, तो देखिए दर्शन की अगर मैं बात करूं तो न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत, यह हिंदू दर्शन के 6 मुख्य विद्यालय थे। और यह विद्यालय जो कि क्या करता था, तो भाई साहब इन विद्यालयों के अलावा जैनियों के लिए क्या था, तो एक आजीविका थी, और बौद्धों के लिए
चारबाग था। यह सब क्या था? तो यह धर्मों के प्रचार प्रसार के लिए या फिर धर्मों के बारे में लोगों को जानकारी प्रदान करने के लिए एक स्थल हुआ करता था। इन स्कूलों का औपचारिक कामकाज जो है यह 1000 से 500 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। इसमें कई सारे ऐसे स्कूल हुए जो कि 20वीं सदी तक लोगों को ज्ञान प्रदान करके जीवित रहा, लेकिन दुर्भाग्यवश जो है कुछ ऐसे भी स्कूल रहे जो कि विलुप्त हो गया, यानी कि कहा जाए तो वह लुप्त हो गया। स्कूलों के बीच प्रतिस्पर्धा का उच्चतम स्तर जो है यह 800 से लेकर 200 ईसा पूर्व तक देखा जाता है। आगे बात करेंगे, देखिए परंपरा एवं इसकी संस्कृति मूल्य जो है भारत की प्राचीन संस्कृति का क्या रहा है। तो बात करते हैं हम लोग भारत को। देखिए भारत को एक ऐसा देश कहा जा सकता है जो आज भी अपने मूल परंपराओं से जुड़ा हुआ है, और इसमें एक अच्छी बात भी है और एक बुरी बात भी है। अब अच्छी बात क्या है, बुरी बात क्या है, हम दोनों पहलू पर बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग बुरे पहलू पर। तो देखिए सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव जो है यह क्या है, तो भारत की संस्कृति का एक बुरा पहल है। प्राचीन काल में देखा गया था कि समाज में जाति के आधार पर विभाजन किए जाते थे, और किसी तरीके से आज यह भी सीमित मात्रा में प्रचलित है। आज भी ऐसा देखने को मिलता है, और प्राचीन समय से ये चीजें चलती आ रही है कि जाति पाति के आधार पर जो है लोगों के बीच में विभाजन देखने को मिलता है कि हम फन्ना जाति के हैं, वो फन्ना जाति का है, और इस आधार पर छुआछूत का भी भाव जो है प्रकट होता है, और छुआछूत का भाव जो कि लोगों के बीच में काफी ज्यादा मतभेदता पैदा करती है। अब ये तो बुरी पहल थी। हम बात करते हैं अच्छी पहल की कि आखिर अच्छे तथ्य जो है भारत के संस्कृति के संबंध में क्या है। तो भारतीय संस्कृति मूल्य अभी भी बरकरार है, क्योंकि बच्चे अभी भी अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, उन्हें भगवान के सम्मान मानते हैं। इतना ही नहीं, बहुत सारी ऐसी चीजें जो हैं जो कि भारत के प्राचीन सभ्यता संस्कृतियों को जोड़कर जो है अभी वर्तमान में प्रस्तुत करी जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल ये है कि यहाँ पर जो है लोगों के बीच में एक अच्छे आचरण देखने को मिलते हैं, लोगों के साथ एक अच्छा स्वभाव देखने को मिलता है। तो ये सारी एक अच्छी पहल है। भारतीय जो है या किसी अतिथि या किसी व्यक्ति का सम्मान करने के लिए हमेशा हाथ जोड़कर और झुककर उसका अभिवादन करते हैं। ये सब अच्छी पहल के अंतर्गत आ जाता है, जो कि हमारे सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी हुई है। हम कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति और परंपरा जो है यह वास्तव में भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के साथ साथ चलती है। अब इसके बाद हमें अंत में निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष जो कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में आपको नहीं लिखनी है, आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में लिखना है। अब इसी क्वेश्चंस को हम ये दोनों पार्ट में कैसे बांटते हैं हम इस पर डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग निष्कर्ष को समझ लेते हैं। तो निष्कर्ष के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि भारत एक महान इतिहास है, और भारतीय संस्कृति और परंपरा के साथ साथ भारतीय संस्कृति मूल्य जो है यह भारत के अतीत को बहुत समृद्ध बताते हैं। यदि हम देश के इतिहास में अच्छे बिंदुओं का उपयोग कर सके तो हम फिर से वही महान देश बन सकते हैं। और जो पहले हमारा देश था, जिस तरीके से हमारे देश को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, कहीं ना कहीं आज भी हम इस चीजों को अपने अंदर ला सकते हैं। आज भी हम सोने की चिड़िया के रूप में, विश्व गुरु के रूप में विख्यात हो सकते हैं। कहीं ना कहीं हमें अगर पहले वाले परंपराओं को, जो कि पुरातन परंपराएं थी, ऐतिहासिक परंपराएं, उन सभी चीजों को हम लोग अभी भी अपनाना शुरू कर दे तो कहीं ना कहीं इस तरीके का बदलाव देखा जा सकता है। तो ये था आपका कुल मिलाकर जो है भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति। इसको आपको अगर शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में पूछा जाता है तो देखिए आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में सिर्फ ये पॉइंट्स को यहां तक लिखना है। इसके बाद बात करेंगे तो यहां पर डायरेक्ट आपको कहां आना है, तो यहां पर परंपरा एवं संस्कृति मूल्य के पास आना है। और नीचे जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस किया है, निष्कर्ष को छोड़कर वो सभी पॉइंट्स को आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में डिस्कस करना है। लेकिन यही क्वेश्चंस आपसे लॉन्ग टाइप में पूछा जाए तो यहां पर जितने भी पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं उन सभी पॉइंट्स को आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में निष्कर्ष के साथ लिखना है। देखिए अगर बात करें तो इसका पीडीएफ आपको कहां मिलेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आया होगा तो रिवीजन के लिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप गूगल पर सर्च करेंगे www.topperguruji.com, और ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है आपके इस परिवार का, जहां पर आपको बीए का एक सेक्शन मिलेगा। उस बीए के सेक्शन में आपको ये सारे नोट्स उपलब्ध हैं, ठीक है। आप उस नोट्स को वहां से या तो डाउनलोड कर सकते हैं या फिर टेक्स्ट फॉर्म में वहां से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। पढ़ने के साथ कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको लिखने की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। जिस तरीके से मैं यहां पर आपको कंटेंट तैयार करके देता हूं, शायद ही आपको यूट्यूब पर कहीं ऐसी क्लास मिलेगी, ऐसे कंटेंट तैयार हुआ, तो कहीं ना कहीं आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। और उम्मीद करता हूं कि अगर आप इस तरीके से पेपर में लिखकर आते हो तो कहीं ना कहीं आपके 80% मार्क जो है ये फिक्सेबल मार्क होगा।
तो अगर ये क्लासेस आपको हेल्पफुल लगी हो तो चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए मेरे भाई, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सेशन को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा और डेली आप 7 बजे शाम को जुड़ना नहीं भूलिएगा। ये क्लास आपको डेली शाम को 7 बजे मिलेगी, ठीक है। विशेष मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नई क्लास में, नए अंदाज में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।